लास्ट टाइम हमने पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट शुरू किया था एंड उसमें हमने वर्कस्पेस एक्सेस क्या होता है, वर्कस्पेस एक्सेस कैसे दिया जाता है, ये हमने देखा था, करेक्ट। लास्ट लेक्चर को याद है क्या किसी को? ओके, सो दिस इज योर पावर बीआई सर्विसेज जिसको मैंने लॉगिन किया हुआ है, जिस आईडी से, जिससे मैंने उसको पावर बीआई का जो ट्रायल मैंने स्टार्ट किया है, सेम आईडी से लॉगिन मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है, सेम यूज़र है। हमने रिपोर्ट को पब्लिश भी किया था यहाँ पे एक वर्कस्पेस क्रिएट करके, राहुल टेस्ट नाम का मैंने वर्कस्पेस क्रिएट किया है, इसमें ये रिपोर्ट हमने डाला था, प्लस हमने डैशबोर्ड क्रिएशन भी देखा हुआ है, वर्कस्पेस एक्सेस जो हम मैनेज एक्सेस से यहाँ से करते हैं, यूजर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ये रिपोर्ट मैंने यहाँ पे जो डाला हुआ है, राइट, इसको अगर मैं जैसे स्क्रीन पे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ओपन करता हूँ मैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ये मैंने मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, करेक्ट, एंड जो डेटा सोर्स मैंने यूज़ किया है वो भी मेरे सिस्टम के एक फोल्डर में है। इसका मतलब जिस सिस्टम पे मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन किया है उसी सिस्टम के ऊपर मेरा सोर्स भी है, ओके। सो नाउ जब इस रिपोर्ट को आप पब्लिश करते हो तो ये रिपोर्ट चला जाता है क्लाउड पे, ओके, आपकी मशीन में वो रहता नहीं है, वो क्लाउड पे जाता है, मतलब आप एक लिंक से उसको यहाँ पे एक्सेस करते हो, करेक्ट, पावर बीआई सर्विसेज पे। तो इस क्लाउड का, इस सर्विसेज का आपके मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए जब मैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे इस रिपोर्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैन्युअली रिफ्रेश करता हूँ तो उसको सोर्स आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से फोल्डर से हमने टेबल्स को फेच किया था, तो वो रिफ्रेश पॉसिबल हो पाता है, यहाँ पे वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो वो रिफ्रेश हो जाता है, बट जब मैं पावर बीआई सर्विसेज पे उस पर रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ इसको, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है और उसका ये जो सिमेंटिक मॉडल है नीचे, यहाँ से हम रिपोर्ट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको अगर रिफ्रेश मैन्युअली प्रेस करूँ तो ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश स्टार्ट हुआ, लेकिन एक ट्रायंगल आया एरर का, कुछ एक एरर मैसेज आया, उसको अगर मैंने क्लिक किया एंड सी डिटेल्स में कहा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि शेड्यूल्ड रिफ्रेश डिसेबल बिकॉज ऑफ वन ऑफ डेटा सोर्सेज मिसिंग द क्रेडेंशियल्स। सो इसका मतलब होता है कि आपका जो ये सोर्स है, आपका जो सोर्स है वो आपकी मशीन के ऊपर है, बट ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट अभी क्लाउड पे है, तो आपकी मशीन एंड ये क्लाउड सर्विस, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है जो आपका डेटा ट्रांसफर करे, जो ये कनेक्शन बनाए। तो जब आपका डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइसेस होता है, ऑन प्रीमाइसेस मतलब आपका जो डेटा है वो डेटा किसी लोकल सर्वर पे होता है, एंड या ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड की डेफिनेशंस या कंसेप्ट पता है आप लोगों को? नो सर। ओके, सो ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है और हम बहुत बार सुनते हैं कि एक सर्वर रूम नाम का एक कंसेप्ट होता है, हम कंपनी के सर्वर रूम ऐसे बहुत बार सुना होता है हमने, सर्वर रूम करके एक कंसेप्ट। तो एक सर्वर रूम क्या होता है कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है, जैसे हमारा लैपटॉप होता है वैसे वहाँ पे एक सिस्टम होता है, बट उसकी रैम या उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अलग से हार्डवेयर सेपरेटली कनेक्ट करके उसका स्टोरेज बढ़ाया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे सर्वर रूम में, जैसे वो जो एबीसी कंपनी है उनका एक सर्वर रूम है और कंपनी उनका जो डेटा है वो डेटा उस सर्वर रूम में स्टोर करती है। तो अगर उनका खुद का वो सर्वर रूम है, वो खुद अपने डेटा को स्टोर कर रही है, तो उसका मेंटेनेंस भी वो खुद देख रही है, करेक्ट। इन केस अगर कोई उनको स्टोरेज कम पड़ता है तो वो कंपनी मार्केट से हार्डवेयर ला के स्टोरेज बढ़ाती है। तो ये जो हुआ, ये कंसेप्ट हुआ ऑन प्रीमाइसेस कंसेप्ट, कि
कंपनी का खुद का सर्वर रूम है और कंपनी उनका जो डेटा है वो खुद हैंडल कर रही है, खुद स्टोर कर रही है। दूसरे हैंड में एक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जैसे कि बिग जायंट्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, या सेल्स फोर्स है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो साइट्स है या ये जो कंपनीज है, ये क्या करती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसे सर्विस? जैसे कंपनी बोलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बोला या अमेजोन वाले बोलेंगे या सेल्सफोर्स वाले बोलेंगे कि एक जो एबीसी कंपनी थी जिनका खुद का सर्वर रूम था, तो उनको बोलेंगे कि आप अपना जो सर्वर रूम है वो मत रखो, आपका जितना भी डेटा है ये डेटा हम स्टोर कर लेंगे, हमारे जो क्लाउड की जो सर्विस है उसमें हम आपका डेटा स्टोर कर लेंगे, उसको सिक्योरिटी भी देंगे, उसका मेंटेनेंस भी करेंगे, सब हम हैंडल करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस क्या करना है, हमें जितना आप यूज़ करोगे, जितना स्टोरेज आप यूज़ करोगे, उतने स्टोरेज का आपको हमें पैसे देना होगा पर मंथ बेसिस पे। समझ में आया? एक जो कंपनी जो पहले अपना डेटा खुद संभालती थी, उन्होंने क्या किया, अभी सर्वर रूम बंद कर दिया और जो डेटा था वो डेटा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जो जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कंपनी बड़ी बड़ी, इनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने डेटा अभी वो उन कंपनियों को दिया हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो उसका सिक्योरिटी, मेंटेनेंस वगैरह वो सब देखेंगे। जैसे कि लेट से आप काम कर रहे हो और कंपनी को ऐसे लगा कि नहीं हमारा स्टोरेज फुल होने वाला है, तो कंपनी वहाँ पे उनको डायरेक्टली वन क्लिक का ऑप्शन मिल जाता है कि मुझे स्टोरेज बढ़ाना है, तो जितना स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं एंड उतना चार्जेस पे करना पड़ता है हमें। सो ये सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्लाउड पे हमें मिलती है। तो ये डिफरेंस होता है ऑन प्रीमाइसिस में, ऑन क्लाउड में। जब हमारा जो डेटा सोर्स होता है वो ऑन प्रीमाइसिस में होता है, तो ये जो पावर बीआई की सर्विसेज है ये क्लाउड सर्विस है, राइट। तो जब डेटा ऑन प्रीमाइसिस पे होता है एंड ये सर्विस जो है, हमने जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कौन से सिस्टम पे गेटवे इंस्टॉल करने पड़ते हैं? जिस सिस्टम पे सर्वर होता है, मतलब उस सर्वर का जो सिस्टम होता है, सर्वर का जो पीसी होता है, उस पीसी के ऊपर हमें गेटवे इंस्टॉल करना होता है। अभी हमारे केस में डेटा सोर्स जो है वो हमारे इसी सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में है। इसका मतलब एक वे से देखा जाए तो हमारा लैपटॉप जो है ये एक सर्वर होगा। इसीलिए जो गेटवे हमने डाउनलोड किया है उस गेटवे को हम इस सर्वर पे इंस्टॉल करने वाले हैं, इस मशीन पे इंस्टॉल करने वाले हैं, ताकि ये जो हमारा डेटा सोर्स है, जो फोल्डर्स हमें एडवेंचर वर्क का जो फोल्डर था, उस फोल्डर से इस पावर बीआई सर्विसेज की फाइल जो अभी क्लाउड पे पब्लिश हुई है, इन दोनों में कनेक्शन बनाने के लिए वो गेटवे हमें इंस्टॉल करना है, ताकि डेटा को हम रिफ्रेश कर सकें। ये एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जब मैं डाउनलोड ऑप्शन जो है यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज पे, इस पे जब क्लिक करता हूँ तो डेटा गेटवे की एक साइट ओपन होती है यहाँ पे ऐसे, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड, एक होता है डाउनलोड पर्सनल मोड। ये जो स्टैंडर्ड मोड होता है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको डाउनलोड करती है, इंस्टॉल करती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि मल्टीपल जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 10 पावर बीआई डेवलपर है या 10 अलग अलग क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करने वाले या वटेवर अलग अलग यूजर्स है। तो ये जो गेटवे है, इस गेटवे का यूज़ करके एक बार गेटवे मैंने इंस्टॉल कर दिया, एडमिन ने गेटवे इंस्टॉल कर दिया, तो उस गेटवे को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए एज अ ब्रिज, ठीक है। और ये जो पर्सनल मोड होता है ये सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए होता है। जिस पर्सन का, लेट से मैं मेरी पर्सनल यूज़ के लिए गेटवे को यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे किसी को रिपोर्ट शेयर नहीं करनी है, बस मुझे मेरा रिपोर्ट जो है वो रिफ्रेश करना है ऑनलाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें बस खुद के लिए, पर्सनल सिंगल यूज़र के लिए, तो ये पर्सनल मोड होता है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में ये जो स्टैंडर्ड मोड है ये इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड मोड इंस्टॉलेशन के टाइम पे, अभी आप किसी कंपनी का पार्ट नहीं हो, राइट, तो स्टैंडर्ड मोड इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत लोगों को एरर्स आती है, या इंस्टॉल हो जाता है बट कनेक्शंस हैपनिंग नहीं हो पाता, क्योंकि आप डोमेन में, वो जो आपका डोमेन अभी आपने लिया हुआ है टेम्प ईमेल का, वो डोमेन वो एक्सेप्ट नहीं करता कभी कभी। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, दैट्स वाई फॉर ट्रायल पर्पज वी रिकमेंडेड डाउनलोड पर्सनल मोड। बट कंपनी के जो होते हैं, कंपनी में हमें स्टैंडर्ड मोड इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। प्रोसेस दोनों का इंस्टॉलेशन का सेम ही होता है, बस ये स्टैंडर्ड मोड में जब अपन इंस्टॉल करते हैं तो जब कनेक्शंस हमें बनाने होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स कनेक्शन बनाने होते हैं,
सेम चीज़ इसमें भी है, पर्सनल मोड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। अगर आप पर्सनल मोड सीख जाते हो कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, तो आप डेफिनेटली स्टैंडर्ड मोड भी इंस्टॉल कर पाओगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंस्टॉलेशन। तो मैंने ये पर्सनल मोड का जो फाइल है वो डाउनलोड कर रखा है मैंने अभी। सो लेट्स गो टू द डाउनलोड्स एंड लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल दिस। ठीक है, तो दिस इज माय फाइल ऑन प्रीमाइसेस। ये कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा आपको, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एस करने के बाद मुझे वो एक पॉपअप देगा। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, सो ऑन प्रीमाइसेस डेटा पर्सनल मोड इंस्टॉलेशन, आई एक्सेप्ट टर्म को मैंने क्लिक किया, जस्ट इंस्टॉल। आपको कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटवे का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है। तो गेटवे का पर्पस क्या है, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स को पावर बीआई सर्विसेज से कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे को इंस्टॉल करते हैं, ताकि रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट हम रिफ्रेश कर सकें। This installation finish, then we will move further. Installation कंप्लीट हुआ तो ये मुझे ईमेल एड्रेस पूछेगा कि कौन सा ईमेल एड्रेस से आपको गेटवे इंस्टॉल करना है। सो हमने जो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल एड्रेस को मैं वापस यहाँ पे पुट करूँगा। आई विल से साइन इन अगेन, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेशन ओपन हो जाएगा। वो ईमेल एड्रेस मुझे पूछेगा कौन सा ईमेल एड्रेस आपका है। आई से यूज़ अनदर अकाउंट, जस्ट पेस्ट अगेन दिस अकाउंट नंबर। नेक्स्ट, पासवर्ड मैं पुट करता हूँ, जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है, Rahul@123 साइन इन। सी द गेटवे इज ऑनलाइन एंड रेडी टू बी यूज। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ना। अगेन गो टू दिस पावर बीआई सर्विसेज का जो हमारा पेज है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। नाउ यहाँ पे ये जो सिमेंटिक मॉडल है, इसकी 3 डॉट्स का जो ये सेटिंग है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है, सिमेंटिक मॉडल की सेटिंग को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है रिफ्रेश हिस्ट्री का, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो कितनी बार रिफ्रेश हुआ था, कितनी बार फेल हुआ था, क्या उसका स्टेटस था, कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कितने बजे एंड हुआ था रिफ्रेशिंग, क्या एरर मैसेज आए थे, वो सब डिटेल्स वो आपको यहाँ पे शो करता है डेट वाइज। ठीक है, यहाँ पे जो टाइप दिख रहा है आपको, ये ऑन डिमांड दिख रहा है। ऑन डिमांड मतलब आप मैन्युअली रिफ्रेश आपने किया था, जो सिमेंटिक मॉडल था उसको मैंने मैन्युअली क्लिक किया था एक बार रिफ्रेश को, जो एरर शूट किया था उसमें। सो अगर हम मैन्युअली उसको क्लिक करते हैं रिफ्रेश को, सो ऑन डिमांड हो जाता है, इसका मतलब ऑन डिमांड रिफ्रेश। अगर हम शेड्यूल करते हैं रिफ्रेश को, जो हम रिफ्रेश करते हैं रिपोर्ट को, उसको हम ऑटोमाइज कर सकते हैं। हम उसको टाइमर सेट कर सकते हैं कि इतने बजे रिफ्रेश स्टार्ट करना है, इतने बार करना है, ऐसे अलग अलग वे में रिफ्रेश कर सकते हैं। सो अगर हमने एटोमाइज किया हुआ है रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक शेड्यूल आएगा, शेड्यूल रिफ्रेश। अगर हमने मैनुअल रिफ्रेश किया हुआ है तो ऑन डिमांड आएगा। हमने अभी स्टार्टिंग में ऑन डिमांड रिफ्रेश किया था, इसीलिए वो फेल हुआ था, इसी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दिखा रहा है हमें। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन का। इस गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे एक दिखेगा कि पर्सनल गेटवे एक जो यहाँ पे इंस्टॉल है, जो रनिंग है, रनिंग ऑन मेरा सिस्टम का नाम है। नाउ नीचे डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे मुझे जो अलग अलग फाइल्स हमने ली थी, मुझे क्या करना है, बस एडिट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्राइवेसी लेवल है इसको मैं नन कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल करते हैं, बट अभी हम डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं इसको नन करता हूँ और मैं जस्ट क्लिक ऑन साइन इन। ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से
ऑन हो रहा है, देखो फर्स्ट का ट्रायंगल निकल गया। सेम प्रोसेस में सबको कर रहा हूँ। नॉन साइनिंग, नॉन साइनिंग, वापस नॉन साइनिंग। डन, सब हो गए कंप्लीट। नाउ अगेन आई गो टू द, I click on the workspace and I will go to the workspace again. यहाँ पे अगेन मैं इस जो मेरा रिपोर्ट है इसको मैं रिफ्रेश करने का ट्राई करूँगा। मैंने रिफ्रेश वापस से स्टार्ट किया है। दिस इज़ माय ऑन डिमांड रिफ्रेश। अभी रिफ्रेश प्रोसेसिंग में, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि रिफ्रेश प्रोसेसिंग में है। जैसे रिफ्रेश हो जाएगा ये प्रोसेसिंग बंद हो जाएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। एंड देन अगेन वी गो टू द सेटिंग ऑप्शन टू चेक रिफ्रेश हिस्ट्री कि रिफ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ। जस्ट वेट। सी रिफ्रेश का कोई एरर मैसेज नहीं आया हुआ है। अगेन आई विल गो टू द थ्री डॉट्स इन द सेटिंग ऑप्शन। इफ आई क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश हिस्ट्री, यहाँ पे देखो सेकंड ऑन डिमांड जो है, फर्स्ट ऑन डिमांड फेल हुआ था, सेकंड ऑन डिमांड जो है वो कंप्लीटेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो मतलब मेरा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मेरे डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सब सेटिंग हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे कि अगर ये मैं मैन्युअली रिफ्रेश नहीं करना चाहता रिपोर्ट को, मुझे उसमें शेड्यूल टाइमिंग देना है कि मुझे कितने बजे रिफ्रेश चालू करना है। ठीक है, तो वो जो रिफ्रेश होता है वो रिफ्रेश यहाँ से, जो रिफ्रेश ऑप्शन है यहाँ पे मैं जाऊँगा, कॉन्फ़िगर रिफ्रेश शेड्यूल को ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेंगे। अभी हम ट्रायल पीरियड पे है, मतलब प्रो लाइसेंस का ट्रायल हमारा चल रहा है, तो डेली मैं रिफ्रेश, मुझे जो फ्रीक्वेंसी है मैं वीकली या डेली रख सकता हूँ। टाइम जोन जो है वो टाइम जोन हम जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं उसका टाइम जोन हम दे सकते हैं, या आपके टाइम जोन के हिसाब से आप ये टाइम सेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर क्लाइंट सिंगापुर में है तो मुझे सिंगापुर टाइम जोन यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सिंगापुर का टाइम जो है वो 2.5 घंटा, हम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटा वो आगे, राइट। सो मतलब अगर सुबह के 7, यहाँ पे सुबह के 7 बजते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे 9:30 हो जाता है उस टाइम पे, सुबह का, मॉर्निंग का। सो अगर हम इंडिया के टाइम के हिसाब से सिंगापुर का क्लाइंट का रिफ्रेश टाइमिंग सेट कर दे तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से रिफ्रेश होगा। अगर जो रिपोर्ट उनको सुबह 7 बजे चाहिए वो 9:30 बजे रिफ्रेश होगी। तो इसीलिए क्लाइंट के जो रिफ्रेश या क्लाइंट का जो टाइम जोन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से आप टाइम जोन ले सकते हो। फिलहाल मैं इंडिया ही रख रहा हूँ, और ये जो टाइम है ये ऐड अनदर टाइम, यहाँ पे आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। टाइम कैसे रहेगा, आधे आधे घंटे के गैप से रहेगा। जैसे 1 बजे आपने सेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 बजे सेट किया, मैं ऐड अनदर टाइम कर सकता हूँ। जैसे 2 बजे मैंने सेट किया, ऐड अनदर टाइम 3 बजे सेट किया। तो ऐसे में प्रो का जो लाइसेंस होता है उसमें ऐसे 8 टाइम डाल सकता हूँ, 8 डेली 8 बार में रिफ्रेश कर सकता हूँ रिपोर्ट, डेली 8 बार प्रो लाइसेंस में। यही फ्रीक्वेंसी अगर आपका प्रीमियम लाइसेंस है तो ये 48 टाइम्स आप कर सकते हो डेली रिपोर्ट रिफ्रेश। 48 टाइम मतलब हर आधे घंटे में आप रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये 2 निकाल दे रहा हूँ, और ये जो रिफ्रेश है लेट्स से मैं सुबह का 10 बजे का रख रहा हूँ जब मेरा मशीन ऑन होगा, क्योंकि ये नाउ कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ। अगर मेरा लैपटॉप बंद रहेगा तो ये रिफ्रेश फेल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो गेटवे जो होता है वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है, सर्वर कभी बंद नहीं होता, वो 24/7 ऑन रहता है। इसीलिए जो शेड्यूल रिफ्रेश के जो टाइमिंग होते हैं मोस्टली रिपोर्ट्स के, वो मॉर्निंग के होते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब सर्वर पे कुछ लोड नहीं होता। नॉर्मली डे जो बिजनेस आवर होता है, जैसे 9 to 6 बिजनेस आवर है, तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं उस कंपनी के, जिस कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो डेटा का, तो उस कंपनी के जो यूजर होते हैं, कंपनी के जो मल्टीपल एम्प्लॉय,
वो सर्वर को कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए सर्वर बिजी होता है, उस टाइम पे अगर आप रिफ्रेश का टाइमिंग दोगे तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे रिफ्रेशिंग में, सर्वर स्लो हो जाए। तो इसलिए नॉर्मली रिफ्रेश जो फ्रीक्वेंसी होती है रिपोर्ट्स की, वो मॉर्निंग्स में दी जाती है, 2, 3, 4, 5 बजे ऐसे, जब सर्वर पे कोई लोड नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे तो एम्प्लॉय काम नहीं करता होगा या सर्वर को कनेक्ट नहीं होता, इसलिए सर्वर पे लोड नहीं होता है और जो आपका रिफ्रेश जो है डेटा का वो इजीली हो जाता है। सो वंस आपने टाइमिंग सेट कर दिया, आप अप्लाई कर देते हो। अगेन आई गो टू द राहुल टेस्ट वर्कस्पेस एंड यहाँ पे देखो अभी मैंने नेक्स्ट रिफ्रेश जो है वो ऑटोमेटिकली 16/7 टाइमिंग दिखा रहा है मुझे, अभी का रिफ्रेश जो हो चुका है। एंड नेक्स्ट रिफ्रेश कब का है, ये नेक्स्ट टाइमिंग दिखाएगा और उसका टाइम भी दिखाएगा 10 बजे। तो मॉर्निंग में 10 बजे जो अगर ये मेरा सिस्टम ऑन रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रेश डेटा होके ये डेटा को यहाँ पे रिफ्रेश कर देगा और आपका जो रिपोर्ट है वो नए डेटा के हिसाब से आपको डेटा दिखाएगा। जब ये रिपोर्ट आपका जो है ये नए डेटा के हिसाब से रिपोर्ट दिखाएगा, तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो डैशबोर्ड बने हुए हैं ये भी अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये भी आपको अपडेटेड डेटा ही दिखाता है। सो सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है यहाँ पे। दिस इज हाउ यू कैन यूज गेटवे टू रिफ्रेश द दिस सिमेंटिक मॉडल एंड योर रिपोर्ट। अंडरस्टैंड हुआ? समझ में आया? ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जब गेटवे इंस्टॉलेशन हमें करना पड़ता है तब। ठीक है। और सर ये जो हमने टाइमिंग सेट किया है ये तो मतलब करना ही पड़ता है या डिपेंड करता है उस पर? नहीं, ये नॉर्मली क्या होता है कि आप जब रिपोर्ट यहाँ पे रखते हो पावर बेस सर्विसेज पे, तो आप डेली यहाँ पे आके ये मैन्युअली रिफ्रेश तो नहीं करोगे ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स जो होते हैं, वो क्लाइंट्स नॉर्मली हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको ये जो रिपोर्ट है वो कितने बजे चाहिए, या मतलब कितने बजे वो रिफ्रेश रिपोर्ट जो है आपको वो कब चाहिए। तो अगर लेट से किसी क्लाइंट का वर्किंग जो है लेट से 7 to 4 वर्किंग है उनका, राइट, 7 सुबह 7 बजे, जैसे इंडिया की बात करते हैं हम, अगर किसी कंपनी का टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से 4 बजे तक का, तो आप अगर 7 बजे उसका रिफ्रेशिंग लगाओगे रिपोर्ट्स का, ठीक है, ये रिपोर्ट्स अभी छोटा है, कोई हो सकती है बड़ी रिपोर्ट्स हो जिसको रिफ्रेश के लिए आधा घंटा लगता हो या ज़्यादा टाइम लगता हो रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा रिफ्रेश करना है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको सुबह 7 बजे ये रिपोर्ट रिफ्रेश होके रेडी चाहिए, तो रिफ्रेश का टाइमिंग जो है वो सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डेली यहाँ पे रोज सुबह उठना पड़ेगा आप। और आपके पास एक कंपनी का रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, आपके पास हो सकता है 10-15 कंपनी के रिपोर्ट्स के प्रोजेक्ट हो, तो आप हर कंपनी के लिए क्या आप खुद से रिफ्रेश करोगे क्या मैन्युअली? तो इसीलिए ये हमें एटोमाइज करना होता है कि कितने बजे उनका ये रिफ्रेश टाइमिंग है सेट करना है। एक बार सेट कर दिया वो रिपोर्ट अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा उस टाइमिंग पे। समझ में? सर हम पावर बीआई डेस्कटॉप से ही रिफ्रेश कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन पावर बी अभी फॉर एग्जांपल मेरे कोई यूजर है जिनके पास ये पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है। पावर बीआई की जो फाइल है वो पावर बीआई की फाइल पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ही ओपन होती है ना, इसके लिए आपको ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था हमने स्टार्टिंग में। अगर मेरे पास ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मुझे मोबाइल में देखना है, ये रिपोर्ट मुझे मोबाइल में देखना है, तो मोबाइल में तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल हो सकता ना विंडोज़ का। तो मैं ब्राउजर पे यहाँ पे app.powerbi.com ऐसे मेरे गूगल के ब्राउजर में डाल दूंगा app.powerbi.com और ये क्रेडेंशियल्स डाल दूंगा, तो ये रिपोर्ट जैसे मुझे स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा है वैसे वहाँ पे ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे। प्लस अपना प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड का ऐप भी है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, डेस्कटॉप मतलब पावर बीआई सर्विसेज का, ये जो सर्विसेज है इसका एक ऐप भी है बाय डिफॉल्ट बना हुआ, आप उस ऐप के थ्रू भी रिपोर्ट देख सकते हो। मतलब इसकी जो डिपेंडेंसी है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की टू सी द रिपोर्ट, वो निकल जाती है ना, आप कहीं से भी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो सकता है कि आपका जो मैनेजर है या कंपनी का सीईओ है वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, एरोप्लेन में है, उसको रिपोर्ट देखना है या अपडेट देखना है, तो वो अपने मोबाइल से ही देख सकता है ना। ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम सिर्फ डेवलपर लोग यूज करते हैं इसको, दिस इज फॉर द डेवलपमेंट पर्पज ओनली।
रिपोर्ट को जब हम बनाते हैं स्क्रैच लेवल से तो इसमें बनाते हैं, एंड ये दिस इज ओनली फॉर द डेवलपर इसमें रिपोर्ट बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, पावर बीआई सर्विसेज पे रखते हैं, देन इस फाइल को यूज़ नहीं करते। इसको आप लेट्स से कि मैंने मेरा लेट्स से एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट के लिए मैंने ये रिपोर्ट बनाया, मैंने पब्लिश कर दिया, सब हैंडओवर वगैरह कर दिया, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि ये फाइल जो है, ये फाइल की एक कॉपी कंपनी के ड्राइव पे जाके सेव कर देते हैं, ताकि क्या होता है लेट्स से पावर बीआई जो है ये हर मंथली अपडेट होता है, राइट। एक टाइम आता है कि पावर बीआई की ओल्ड फाइल्स जो है वो ओल्ड फाइल्स नए वाले फाइल्स के अंदर, नए वाला जो अपडेटेड वर्जन है पावर बीआई का उसमें ओपन नहीं होती, तो फिर एक तो आपको पुराना पावर बीआई का वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है, या फाइल्स जो है फाइल को पुराने वाले वर्जन में अपडेट करके फिर नए जैसा आपको सेव करना पड़ता है। सो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए कंपनी क्या करती है कि उस वर्जन की फाइल सेव करके रख देती है, क्योंकि एक बार सर्वर पे आपने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया और वहाँ पे आपने ये फाइल रख दी तो वो चेंज नहीं होता, वो वर्जन वही रहेगा और फाइल भी वहाँ पे रहेगी, तो आपको जो भी चेंजेस करने रहेंगे तो आप सर्वर पे जाके वो फाइल ओपन करके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन की जाती है बाद में, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? पर्सनल गेटवे किसी ने इंस्टॉल करके रखा है क्या? मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी बोला तुमको कि इंस्टॉल करके रख लो करके। चालू से थोड़ी किसी किसी के पास इंस्टॉलेशन है? नहीं सर, ऑन में चालू है, ऑन में। तो फिर ये रिकॉर्डिंग देख के इंस्टॉलेशन इसका ट्राई कर लेना, ये रिफ्रेशिंग वगैरह होना चाहिए रिपोर्ट, ठीक है। ओके, सो अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। हमने रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया, रिपोर्ट सर एक बात पूछनी थी। बोलिए। जो सैटरडे को लेक्चर था वहाँ पे वो जो हमने app.powerbi.com पे वो जो ऐप किया था ना, वो पर्सनल बिजनेस, वो जीमेल जीमेल नहीं, कौन टेम्पररी जीमेल टेम जीमेल। हाँ, टेम्प ईमेल, हाँ टेम्प ईमेल। हाँ हाँ, तो बिजनेस अकाउंट लेना है या पर्सनल लेना है? वो मतलब वो पूछता है तो बिजनेस लेना है ना, ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट। यस यस, ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट, अच्छा। क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज जो है वो पर्सनल अकाउंट्स में ओपन नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल हम्म। अकाउंट ही चाहिए उसको। अच्छा, किया मैंने वो। हम्म। ठीक है सर। ओके, नो, अभी अभी हमने सब ये यहाँ पे ऑप्शन देख लिया हमने कि रिपोर्ट यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया, हमने रिपोर्ट को रिफ्रेश भी किया ऑटोमेटिकली, गेटवे इंस्टॉल कर दिया, सब चीज़ें हो गई। हमने यहाँ पे जो वर्कस्पेस एक्सेस देखा था, इस वर्कस्पेस एक्सेस अगर मैं किसी को इस यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर यूजर के पास इस वर्कस्पेस में रखे सारे रिपोर्ट का एक्सेस चला जाता है, राइट। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर ये जो मैनेज एक्सेस से मैंने चेतन को व्यूअर का एक्सेस दिया था, तो चेतन जो है, ये चेतन मेरे इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस के अंदर के सारे रिपोर्ट देख सकता है। अभी ऐसा सिनेरियो कंसिडर करो कि यहाँ पे लेट्स से मेरे पास दो रिपोर्ट है, DA10 पावर बीआई के, और मेरे पास DA9 पावर बीआई का भी एक रिपोर्ट यहाँ पे है। तो अगर मुझे लेट्स से मैं DA9 पावर बीआई जो है उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, लेट्स ओपन करके से डेस्कटॉप। तो अभी सिनेरियो ऐसा है कि लेट्स से चेतन और एक XYZ यूजर है, तो मुझे चेतन को बस DA10 का एक्सेस देना है, और दूसरा जो यूजर है उस यूजर को मुझे देना है DA9 का रिपोर्ट का एक्सेस। मतलब मेरे जो रिपोर्ट है वो दोनों रिपोर्ट सेम ही वर्कस्पेस के अंदर है, लेकिन जब चेतन पावर बीआई सर्विसेज ओपन करेगा तो उसको DA10 का रिपोर्ट दिखेगा,
और जो दूसरा यूजर है वो जब पावर BI सर्विसेज ओपन करेगा तो उसको DA9 का रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है, समझ में आया सिनारियो। बट अगर मैं दोनों यूजर को वर्कस्पेस एक्सेस देता हूँ, दोनों यूजर को मैंने अगर वर्कस्पेस एक्सेस दे दिया तो वो दोनों यूजर को दोनों रिपोर्ट दिखेंगी। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा व्हेन इट कम्स टू द दिस वर्कस्पेस एक्सेस। तो ये सिनेरियो को अचीव करने के लिए मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैनेज एक्सेस में से जितने यूजर्स को मैंने रोल यहाँ से एक्सेस दिया था वो सब एक्सेस में रिमूव करता हूँ। रिमूव कैसे करना है, अगेन मैं मैनेज एक्सेस पे क्लिक करूँगा, यूजर्स देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होता है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिमूव ऑप्शन आता है, तो मैं यूजर का एक्सेस रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने चेतन का एक्सेस रिमूव कर दिया, अभी कोई किसी को भी मेरी रिपोर्ट का एक्सेस नहीं है। जब मेरा वर्कस्पेस क्रिएट होता है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएशन भी एक ऑप्शन होता है। एक वर्कस्पेस के लिए एक एप्लीकेशन होता है, एक वर्कस्पेस को आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ये एप्लीकेशन किस लिए हम बनाते हैं, इस वर्कस्पेस के अंदर जितने रिपोर्ट्स रखे होंगे उस रिपोर्ट का, लेट्स से इंडिविजुअल मेरे यहाँ पे 10 रिपोर्ट रखे हुए हैं और उस 10 रिपोर्ट का लेट्स से रिपोर्ट 1 जो है वो रिपोर्ट मुझे 10 यूज़र को दिखाना है, पहले 10 यूज़र को दिखाना है। रिपोर्ट 2 जो है वो दूसरे 10 यूज़र को दिखाना है। रिपोर्ट 3 जो है वो तीसरे 10 यूज़र को दिखाना है। तो मन इन शॉर्ट हर एक रिपोर्ट जो है उसका कंज्यूमर जो है वो अलग अलग है, अलग अलग यूज़र है। तो जो यूज़र को मैंने एक्सेस दिया हुआ है पर्टिकुलर रिपोर्ट का, उस एक्सेस के बेसिस पे जब वो यूज़र पावर BI सर्विसेज ओपन करेगा तो उसको वही रिपोर्ट दिखेगा। तो ये जो है ये सिनेरियो हम एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स से मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लेट्स से नाम देता हूँ राहुल टेस्ट, लेट्स से DA10। मैंने ये एप्लीकेशन को नाम दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट। देन आई गो टू द कंटेंट। कंटेंट मतलब राहुल टेस्ट इस वर्कस्पेस के अंदर जितने रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स को आपको यहाँ पे जितने रिपोर्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर लेने हैं उस लेट्स से मुझे ये DA10 एंड DA9 दो रिपोर्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, या लेट्स से मेरे पास 10 रिपोर्ट है तो उन 10 रिपोर्ट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। नाउ थर्ड चीज़ आती है ऑडियंस की। ये इस ऑडियंस के सेक्शन में हम कंट्रोल करते हैं कि किस यूज़र को कौन सा एक्सेस देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो राहुल टेस्ट 9 है ये एक ऑडियंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है फॉर द एडमिन। न्यू ऑडियंस का जो सेक्शन है, इस न्यू ऑडियंस के सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ DA10। ठीक है, जब इसको इस एक्सेस पे DA10 मैंने नाम दिया न्यू ऑडियंस के सेक्शन पे, और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में मुझे यूजर्स की ईमेल एड्रेस डालने का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे चेतन का ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, चेतन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चेतन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड नाउ दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे देखनी है कि जैसे मैंने DA10 के लिए चेतन को एक्सेस दिया है, यहाँ पे देखो एक आई जैसा सिंबल है। तो लेट्स से मुझे DA10 का रिपोर्ट दिखाना है, DA9 का नहीं दिखाना है चेतन को, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। तो जब चेतन उसका पावर BI सर्विसेज ओपन करेगा, ये एप्लीकेशन ओपन करेगा, तो उस एप्लीकेशन में चेतन को बस DA10 का ही रिपोर्ट दिखेगा, DA9 का रिपोर्ट नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया है। अगेन लेट्स से न्यू ऑडियंस है, इस न्यू ऑडियंस के सेक्शन में लेट्स से मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। अभी दिस इज नॉट प्रैक्टिकली क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का एडमिन हूँ, तो मुझे ऑलरेडी रिपोर्ट्स दिखने ही दिखने हैं। ठीक है, तो बेटर वे कि मैं इसको रखता नहीं। ठीक है, तो DA10 का जो रिपोर्ट है, इस DA10 की रिपोर्ट के लिए मैंने चेतन को एक्सेस दिया और DA9 का नहीं दिखाना है उसको, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। वंस मेरी सारी सेटिंग हो जाती है तो मैं यहाँ पे पब्लिश ऐप पे क्लिक करता हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो वर्कस्पेस यूजर्स का एक छोटा टैब है, अगर इस आई के सिंबल पे आप क्लिक करोगे या होवर करोगे तो आपको एक नोट दिखाएगा यहाँ पे कि यूजर्स एंड ग्रुप्स इन द वर्कस्पेस कैन एक्सेस दिस कंटेंट, दे आर अफेक्टेड बाय द एडवांस सेटिंग अबव। इसका मतलब अगर किसी यूजर को लेट्स से चेतन को मैंने वर्कस्पेस एक्सेस दे रखा है एंड देन उसको मैंने वापस यहाँ पे
लेट्स से मैंने वर्क स्पेस एक्सेस दे के रखा है उसको, तो वर्क स्पेस एक्सेस मिला है तो मतलब चेतन को ऑलरेडी दोनों रिपोर्ट दिख रही है। फिर भी मैंने एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन में मैंने चेतन को वापस DA10 के लिए एक्सेस दिया और DA9 का एक्सेस उसका मैंने बंद कर दिया। इवन ये करने के बाद भी जब मैं पब्लिश ऐप करूंगा तो चेतन को जब वो ऐप ओपन करेगा तब उसको DA10 और DA9 ये दोनों रिपोर्ट दिखेंगे, क्योंकि चेतन को वर्क स्पेस एक्सेस ऑलरेडी है। इसीलिए वर्क स्पेस एक्सेस हम ना देते हुए सारे एक्सेस जो है यूजर्स के वो यहाँ से मैनेज करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ऐसे मल्टीपल ऑडियंस के सेक्शन बना सकते हो आप, जिसमें यूजर्स को ऐड कर सकते हो एंड किस यूजर को कौन सा रिपोर्ट दिखाना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो हाइड एंड शो करके। जैसे हमने चेतन को यहाँ पे DA10 का एक्सेस दिया हुआ है और DA9 का हाइड किया हुआ है। वंस सारी सेटिंग हो जाए तो मैं बस यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करता हूँ। इसकी एक लिंक जनरेट होके आती है एप्लीकेशन की, जिसको को आप कॉपी करके उस यूज़र को वाया मेल सेंड कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि इस लिंक पे क्लिक करो तो एप्लीकेशन का जो ये पावर BI सर्विसेज का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। या इधर भी आप क्या बोल सकते हो, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अभी एप्लीकेशन क्रिएट हो गया तो मैं ऐप्स में जाऊँगा। नॉर्मली यूज़र्स जाते हैं ऐप्स के अंदर, यहाँ पे अभी कोई भी ऐप्स नहीं है तो मैं जाऊँगा गेट ऐप्स में अंदर। ये जो प्रोसेस है ये यूज़र करते हैं। देखो ये जो मैंने राहुल टेस्ट DA10 जो है ये यहाँ पे एप्लीकेशन मुझे दिखेगा। मैं इसको गेट इन नाउ करता हूँ। देखो एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन जब मेरे पास ओपन होगा तो ऐसे कुछ दिखेगा। अभी यहाँ पे जो 3 ऑडियंस के सेक्शन थे, ऑल वाला मतलब जो पहले वाला था वो बना हुआ वो वाला, ठीक है। ये राहुल टेस्ट DA10 वाला जो है ये फर्स्ट ऑडियंस सेक्शन है। ये ऑल वाला जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है एडमिन के लिए, मतलब जो डेवलपर है या जो एडमिन एक्सेस है जिसके पास, उसके लिए ये एक बनता है जिसको सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे। देन दिस इज़ फॉर जो ऑडियंस का सेक्शन में पहले बना था DA10 वाला, ये ऑटोमेटिकली बना है। दिस DA10 ये हमने क्रिएट किया हुआ है। जब चेतन इसको ओपन करेगा तो उसको बस DA10 का रिपोर्ट दिखेगा, DA9 का नहीं दिखेगा। जब ये राहुल टेस्ट DA10 वाला जाइए जिसमें दोनों रिपोर्ट्स का एक्सेस हमने दे के रखा है तो उसको दोनों रिपोर्ट दिखेंगे। बट चेतन जब ओपन करेगा तो उसको बस DA10 ही दिखेगा, DA9 दिखेगा नहीं उसको, क्योंकि हमने उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। तो ऐसा जो ऐप है ये ऐप बन के आता है। यूज़र को वो ऐप इस ऐप्स में जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे दिखता है। एक बार उसने इंस्टॉल कर लिया, इसको गेट इन कर लिया तो यहाँ पे हिस्ट्री में उसको दिखेगा हमेशा जब ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन कैसे आपका रिपोर्ट रिफ्रेश हुआ तो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट भी यहाँ पे रिफ्रेश ही डेटा दिखाता है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन क्रिएशन के बाद लेट्स से मैंने एप्लीकेशन तो क्रिएट कर दिया। अभी लेट्स से मैंने सिनेरियो था कि मैंने यूज़र्स को एक्सेस दे दिए 10 यूज़र रिपोर्ट ए के लिए, 10 यूज़र रिपोर्ट बी के लिए, ऐसे मैंने एक्सेस दे दिया। नाउ लेट्स से मुझे वापस से रिक्वेस्ट आया कि जैसे DA10 का जो रिपोर्ट है जिसमें चेतन का एक्सेस दिया था उसमें और एक यूज़र को एक्सेस देना है या चेतन का एक्सेस रिमूव करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे वर्कस्पेस पे जाके वर्कस्पेस को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो जब तक एप्लीकेशन क्रिएट नहीं था तो यहाँ पे क्रिएट ऐप आता था, अभी यहाँ पे आ रहा है अपडेट ऐप, क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बनाया था। तो मैं अपडेट ऐप पे क्लिक करूँगा। सेटअप कंटेंट्स इज फाइन, आई विल गो टू दिस ऑडियंस सेक्शन। यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन के अंदर लेट्स से अगेन DA10 के लिए मुझे चेंजेस करने हैं तो DA10 में जाऊँगा। यहाँ पे चेतन जो है इसको मैंने एक्सेस दे के रखा है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो या नए यूज़र जो है यहाँ पे ऐड करके उसको आपको बोलना पड़ेगा अपडेट ऐप, तभी एंड तभी वो अपडेट होगा डेटा। अगर आपने किसी यूज़र को एक्सेस ऐड किया है लेकिन अपडेट पे क्लिक नहीं किया तो वो यूज़र ऐड नहीं होगा, उस यूज़र को नहीं दिखेगा रिपोर्ट। और इवन अगर लेट से आपने DA10 रिपोर्ट जो है, इस DA10 रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस किए हैं इस पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और आपने वापस से इस फाइल को पब्लिश कर दिया यहाँ पे और इस पुरानी फाइल को रिमूव कर दिया, लेकिन ये जो पुरानी फाइल है इसके बेसिस पे जो ऐप बना था वो ऐप आपको डेटा अपडेटेड नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने फाइल चेंज कर दी है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपडेट ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा एंड कंटेंट में आपको वो नई वाला जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपको वो रिपोर्ट वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपडेट ऐप करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन।
जब ये एप्लीकेशन अगर बना हुआ है, मुझे ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है, अनपब्लिश करके नया ऐप बनाना है, क्योंकि जब तक आप इसको अनपब्लिश नहीं करोगे तब तक नया ऐप नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा वर्कस्पेस के अंदर, यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है अनपब्लिश ऐप, मैं इस पे क्लिक करूँगा अनपब्लिश, तो ये ऐप जो है ये अनपब्लिश हो जाएगा। दिस ऐप हैज़ बीन अनपब्लिश सक्सेसफुली। अगेन वर्कस्पेस पे मैं एक बार क्लिक करूँगा, ऐप्स के सेक्शन में जाऊँगा तो वो ऐप्स मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो मैंने पब्लिश किया था वो अनपब्लिश हो गया। इसी से आप नया ऐप क्रिएट कर सकते हो, उसमें एक्सेस दे सकते हो यूज़र्स को रिपोर्ट के बेसिस पे, लेकिन एक्सेस देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कस्पेस एक्सेस रिमूव करने पड़ेंगे यूज़र्स के, क्योंकि अगर आप यूज़र को वर्कस्पेस एक्सेस दिया है तो उस यूज़र को सारे की सारी रिपोर्ट दिखेंगी उस वर्कस्पेस के अंदर की। तो एप्लीकेशन में भले ही आपने उस यूज़र को बस एक रिपोर्ट का एक्सेस दे के रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्कस्पेस में उसको व्यूअर का या कोई भी एक्सेस दे के रखा है तो उस यूज़र को सारी रिपोर्ट दिखेंगी, ना कि एक रिपोर्ट। और सर मैनेज एक्सेस में अगर उसको ऐड किया यूजर्स को, उसको सब देगा आपको, मतलब जो ऐप का जो आपका जो यस, ये जो वर्कस्पेस का जो एक्सेस होता है, ये वर्कस्पेस का एक्सेस मतलब इस वर्कस्पेस के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सारी रिपोर्ट को वो देख सकता है। ओके, इसलिए हम वर्कस्पेस का एक्सेस नहीं देते यूजर को, हम क्या करते हैं एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ही यूजर को एक्सेस देते हैं रिपोर्ट व्यू करने के लिए, ताकि वर्कस्पेस में हो सकता है मल्टीपल रिपोर्ट्स हो और किसी यूजर को कोई रिपोर्ट ना दिखाना हो, ऐसी भी कोई कंपनी की कंडीशंस होती है, राइट। तो इसलिए वर्कस्पेस एक्सेस हम नहीं देते ज़्यादातर, हम यूजर्स को एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस देते हैं। ओके, समझ में आया पावर बेस सर्विसेज का पार्ट? हेलो हाँ बोलो। सर, एट अ टाइम हम मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक वर्कस्पेस के लिए एक एप्लीकेशन। दूसरा, अगर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आपको वापस नया वर्कस्पेस बनाना पड़ेगा एंड उसके लिए एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, बट एक वर्कस्पेस के लिए एक ही ऐप बनता है। ओके। मैंने इस ऐप को अनपब्लिश कर दिया तो यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन आ गया। ऐप क्रिएट कर लूंगा तो यहाँ पे क्रिएट ऐप नहीं आएगा, यहाँ पे अपडेट ऐप आता है जब आप ये वर्कस्पेस ओपन करते हो तब। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो सर अगर हमने जो पावर BI सर्विस किया डाउनलोड, तो उसको हमको अगर ओपन करना हो तो इसका फोल्डर तो नहीं बनेगा ना डायरेक्ट डेस्कटॉप में? नहीं, क्या ओपन करना है मतलब? अगर पावर BI सर्विसेज जो हमने किया ओपन, वर्कस्पेस वगैरह आपको अगर ओपन करना होगा तो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, जैसे मैं वर्कस्पेस पे क्लिक करता नहीं हूँ नहीं तो वो नहीं, जो हमने अभी अभी जो न्यू स्लाइड ओपन की इसकी, वो न्यू मतलब ओपन किया ना हमने वो डाउनलोड करके। गेटवे क्या? हाँ नहीं, गेटवे तो अभी उसकी तो फाइल होगी, बट ये जो पावर BI सर्विसेज जो है ना, इसको अगर अपने अपने को ओपन करना होगा तो आपको ब्राउजर पे, यहाँ पे ब्राउजर पे आप एक विंडो ओपन करोगे और यहाँ पे डालोगे app.powerbi.com। तो ओके। तो यहाँ पे ऐसे इसको हम एक भी कर सकते हैं ना, फेवरेट में ऐड करके भी? हाँ कर सकते हो, ये लिंक है बस। ओके। आप इसको फेवरेट में ऐड करके रखो, स्टार में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर पावर बीआई सर्विस में जाना होगा तो इसी लिंक से जाना पड़ेगा? यस, ऑलवेज app.powerbi.com, एक ही ओके लिंक सर। है। और किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट्स नहीं है तो पावर बीआई सर्विसेज का लगभग सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमने कवर कर लिया। ये इम्पोर्टेंट है सारा,
वर्क स्पेस आपको पता होना चाहिए कैसे क्रिएट करें, वर्क स्पेस के एक्सेस कैसे मैनेज करें वो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन आप कैसे क्रिएट करते हो और उसमें आप सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हो वो हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। देन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जैसे रो लेवल सिक्योरिटी का जिसका डेमो हम कल उसको देखेंगे, रो लेवल सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं उसका एक डेमो दूंगा आपको। तो बेसिकली रो लेवल सिक्योरिटी मतलब, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जिसका मल्टीपल कंट्रीज़ में काम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवेंचर वर्क, ये जो हमारी कंपनी है ये मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा है, राइट। तो लेट से मेरे कुछ यूज़र जो है वो इंडिया में है, कुछ यूज़र फ्रांस में है, कुछ यूज़र कनाडा में है, या कुछ यूज़र यूएसए में है। ऐसे मल्टीपल कंट्रीज़ में मेरे यूज़र्स है या एम्प्लॉई है। लेकिन मुझे एक्सेस कैसे देना है कि जिस कंट्री का वो एम्प्लॉय, जैसे कि वो इंडिया का है, तो जब वो इंडिया का यूज़र लॉगिन करे पावर बीआई सर्विसेज को, तो मुझे उसे बस उस रिपोर्ट में, रिपोर्ट एक ही रहेगा, बस उस रिपोर्ट को ओपन करने के बाद उसको बस इंडिया का ही डेटा दिखे। अगर यूएसए वाले ने ओपन किया तो उसको बस यूएसए का दिखे, कनाडा वाले ने ओपन किया तो उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखे। तो ये जो सिक्योरिटी है इसको हम बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कई बार करना पड़ता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि क्लाइंट को कभी कभी डेटा को सिक्योर करना होता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी यूज़र को अगर उसने किसी पर्टिकुलर कंट्री का ही डेटा दिखाना है या किसी पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के बेसिस पे ही डेटा दिखाना है, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करके देना पड़ता है उनको। तो ये रो लेवल सिक्योरिटी जो है ये कल हम देखेंगे विथ डेमो कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। वंस रो लेवल सिक्योरिटी आपका हो जाएगा तो पावर बीआई आपका ख़त्म है। मैं आपको प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग डिस्कशन हम परसों के दिन कर सकते हैं फिर। ओके। ओके, ठीक है। तो मोस्टली कल का एक लेक्चर एंड अगर कल के लेक्चर में ही पॉसिबल हुआ तो मैं प्रोजेक्ट्स आपको भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको कहाँ से फेच करना है डेटा एंड कैसे उनको बनाना है। बेसिकली बनाना तो आपको ही है। ठीक है। तो बस कहाँ से डेटा फेच करना है, डेटा सोर्स कैसे रहेगा, मतलब अगर हमारा डेटा अज्यूर सीक्वल डेटाबेस पे हो तो डेटाबेस से हम डेटा को कैसे फेच करते हैं उसका एक डेमो है, वो डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। रिपोर्ट्स की जो फाइल है बेसिकली मैं आपको एज ए एक्सेल फॉर्मेट में ही दूंगा। आप एक्सेल मतलब एक जिप फाइल दूंगा जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डेटा है, तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो और उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको सबमिट करना है अच्छे से उस पर रिपोर्टिंग बना के, जितना हमने पढ़ा वो सब इम्प्लीमेंट करके। ओके। उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, प्लस आपका एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। हेलो। बोलो मयूर। हाँ सर, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो बताएंगे ना आप, क्या एनालिसिस करना है? हाँ, कुछ जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स की कुछ डेटा सेट्स में बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट दी हुई है कि आपको क्या एनालिसिस करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है उसमें। लेकिन कुछ डेटा सेट्स ऐसे हैं जिसको आपको खुद एनालाइज करना है, कि डेटा को खुद को एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग बनाना है। कई बार ऐसे सिनारियोज भी होते हैं कि क्लाइंट हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट नहीं देता कि उसको क्या एनालाइज करना है। कभी कभी वो हमसे ही इनपुट्स मांगता है कि दिस इज़ आवर डेटा, आप डेटा को अंडरस्टैंड करो एंड आपको जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि ऐसे रिपोर्ट बनाना चाहिए, तो आप वैसे हमें पहले इनपुट्स दो, देन हम उस पर कुछ सजेशन देंगे। तो हमें वैसे सिनारियो के लिए भी थोड़ा रेडी रहना होगा। इसीलिए मैंने कुछ एक दो वहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे दिए हुए हैं जिसमें डेटा सेट्स हैं, लेकिन बस आपको डेटा सेट्स को पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा कि किसका डेटा है, क्या एनालाइज इसमें क्या बताया हुआ है। जब आप डेटा समझ जाते हो तो एनालिसिस करना इजी हो जाता है कि आप खुद सोचने लगते हो कि मुझे ये एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि हम बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट पे डिपेंडेंसी नहीं रहती हमारी। अगर जब हमारा थिंकिंग वैसे हो जाए कि हम एनालिसिस प्रॉपरली कर सकते हैं,
तो बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट तो बस एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको क्या चाहिए रिपोर्ट में, बट बस हम उतना ही नहीं देते, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी उन पे इनपुट डालना पड़ता है, क्योंकि पावर बीआई का मतलब ये नहीं है कि बस जितना क्लाइंट बोले, कि लेट से कि एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक पाई चार्ट बना के दो जिसमें कैटेगरी शो करता है या टोटल सेल शो करता है, तो अगर आपने बस उतना ही बना के दिया तो ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वो बस वही डेटा ही देख पाएगा। अगर आपने पाई चार्ट्स में उसको, जैसे कि हमने टूल टिप्स में उसको प्रॉफिट, कॉस्ट, सेल्स, ऐसी अलग अलग चीज़ें ऐड करके दी, आ, आ, कुछ और इम्प्लीमेंट करके उसको और अच्छे से वो रिपोर्ट को बना के दिखाए, तो उसको ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो उस वे से थिंकिंग बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा ऐसे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सिर्फ डेटा को पहले अंडरस्टैंड करो एंड देन एनालिसिस करो खुद से, कि मैं क्या इसमें शो कर सकता हूँ रिपोर्ट्स में। ओके ओके सर, अगर सिर्फ डेटा सेट ही दिया है हाँ पर उस डेटा सेट में प्राइमरी की फॉरेन की वो तो मेंशन की होगी ना क्लाइंट ने हाँ, कि वो नहीं? होता है, वो होता है, वो समझ जाते हो ओके। आप डेटा को ओपन किया ना आपने, तो आप समझ जाते हो कि जैसे मेरे पास 3 टेबल, जैसे वहाँ पे 3 टेबल है, तो अब 3 टेबल को देखने के बाद जब आप डेटा हर एक टेबल ओपन करते हो, उसमें देखते हो कि कौन से कॉलम है इसमें, तो आपको थोड़ा एक पिक्चर क्लियर होने लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरा एक टेबल देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ऑर्डर टेबल दिया हुआ है एंड एक रीजन टेबल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि रीजन टेबल और ऑर्डर टेबल कनेक्ट होने वाले हैं, बस आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी की दी हुई है वहाँ पे, टेरिटरी की दी हुई है क्या, ऑर्डर के टेबल में टेरिटरी की है क्या, हाँ तो इसके बेसिस पे कनेक्शन होगा। ऐसे आप भी लॉजिक, मतलब वो हो जाता है जब तक आप रिपोर्ट्स को ओपन करते हो, मल्टीपल टाइम्स देखते हो, अलग अलग रिपोर्ट्स सिनेरियो सॉल्व करते हो, तो वो एक थिंकिंग आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा होता है ना, जैसे कंपनीज का, कई कई कंपनी का कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो उस केस में बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट जो होती है वो देनी ही पड़ती है उनको, कि कीज वगैरह सब बतानी पड़ती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है ना, कि अगर आपको कुछ बताया नहीं है और आपको बोला कि बनाओ रिपोर्ट, और 100 टेबल दिए और 100 टेबल्स की रिलेशनशिप भी नहीं दी, कैसे डिपेंडेंसी है, कैसे टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे बिजनेस ग्रो फ्लो करता है, ये कुछ बताया नहीं, तो उस पर एनालिसिस होने के लिए 1 साल लगेगा। इतना टाइम तो नहीं होता है ना, हमें 1 2 5 महीने में रिपोर्ट देना होता है या प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है, तो ये सारी चीज़ें दी जाती है मोस्टली। और क्लाइंट के साथ कुछ इश्यू रहेगा तो हम क्लाइंट के साथ बात करके, मीटिंग करके वो क्लियर करते हैं कि हाँ ये टेबल डिपेंडेंसी कैसी है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस फ्लो वगैरह, तो आप उनसे फिर बात करके, मीटिंग करके वो क्लियर करते हो। ऐसे फिर काम चल होके फिर प्रोजेक्ट खत्म होता है। मतलब जो होता है ना कि वन वे फ्लो नहीं होता है, आप कुछ क्यूरीज करते हो, वो आंसर देते हैं, फिर वो कुछ क्यूरीज करते हो, आपको आंसर देना होता है, ऐसे ऐसे मीटिंग्स होती है एंड देन फाइनल आउटकम निकलता है। ठीक है। ओके सर। सर एक्चुअल डेवलपमेंट का काम कैसे होता है, मतलब जो डैक्स में क्यूरी रहती है वो वैसे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब अगर कोई डेटा दिया है वो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है वो रिपोर्ट के ऊपर। एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब तो जैसे कोई भी एक्सवाइजेड मतलब कौन सा भी डैक्स का रिपोर्ट या डैक्स की कोई क्यूरी, मतलब एग्जांपल या तो एक डैक्स की क्यूरी बनानी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, मतलब डेवलपमेंट का कौन सा काम रहता है उसमें, कौन सा भी एग्जांपल एक्सवाइजेड कौन सा भी ले सकते हैं आप। अभी जैसे कि हमने ये एडवेंचर वर्क का जो रिपोर्ट बनाया ना, तो जैसे हाँ कि अभी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें टोटल सेल्स को एनालिसिस करना है कैटेगरी वाइज, तो टोटल सेल को कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये जो टोटल सेल है, ये सेल के लिए अभी टोटल सेल जो है, वो सेल का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशंस वो आपको बताते हैं कि इस कैलकुलेशन का जो टोटल सेल का वैल्यू है उसके पीछे फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला आपको उनसे जानना होता है, कि आप उनको पूछ सकते हो कि हाँ ठीक है, आपने टोटल सेल्स का जो आपको एनालिसिस करना है कैटेगरी वाइज, तो ये टोटल सेल आपने कैसे कैलकुलेट किया है, आपने कौन सा कॉलम रेफरेंस के लिए लिया है, कौन से कॉलम का सम लिया है, तो वो आप कॉलम्स का
यूज करके फिर सम फंक्शन को यूज करके आपको डेक्स बनाना पड़ता है। इन शॉर्ट कैलकुलेशन बेसिस अगर कुछ हो, नॉर्मल एग्रीगेशन इज फाइन, बट कैलकुलेशन कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, फिर उसके पीछे का जो लॉजिक है कि वो कैलकुलेशन बनाने के लिए वो कैसे कैलकुलेट करता है। ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली टोटल सेल्स आपको ही कैलकुलेट करने के लिए दिया है। कंपनी ये रिपोर्ट खुद से मैन्युअली बनाती है एक्सेल वगैरह में, उनको पता है कि वैल्यू कौन सी आने वाली है, बस चीज़ों को एटोमाइज करने के लिए अभी आपके पास दी हुई है वो उन्होंने। तो बैकएंड में उनको पता होता है कि ये टोटल सेल्स जो है मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये जो बैकएंड का लॉजिक है ये आपको पूछना पड़ता है उनको, देन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपका डैक्स लिखते हो। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि टोटल सेल के लिए कौन सा कॉलम रेफर करना है, तब तक टोटल सेल मेजर बना नहीं पाओगे ना। भले आपको सम फंक्शन पता है कि सम फंक्शन मुझे यूज करके मैं कॉलम्स का सम लिख सकता हूँ, लेकिन कौन सा कॉलम लेना है ये तो वो क्लाइंट ही बताएगा हमें। यस सर। ठीक है, तो मतलब जब हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं ना, जब कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती कि ये कैलकुलेट, अगर क्लाइंट कुछ मांग रहा है कि लेट्स से मुझे ये एनालिसिस करके चाहिए, बट जो वो बोल रहा है कि उसको जो चीज़ एनालिसिस करनी है उस चीज़ का कैलकुलेशन उससे जान लो तो बेटर रहता है। ठीक है, अगर उसको पता नहीं है तो उसको बोलो कि इसका कैलकुलेशन ये जो लॉजिक है ये लॉजिक हमें पहले क्लियर करो, देन उसके बेसिस पे हम अपना लॉजिक जो है पावर बीआई में यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं डैक्स उसी में। तो क्योंकि जब तक आप लॉजिक समझोगे नहीं तब तक तो डैक्स नहीं बना पाओगे ना। करेक्ट। बराबर। सर बोलो। सर हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करते हैं तो एक टीम वर्क होता है या एक सिंगल पर्सन काम करता है ऐसा अब ये टोटली पार्टी रहते डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सपर्टीज लेके उस कंपनी में जा रहे हो। ठीक है, आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपर्टीज लेके जा रहे हो तो मोस्टली अगर छोटे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हो, लेट्स से कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट होते हैं 1 वीक के प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब बस एक पेज डेवलप करके देना होता है या 1-2 पेजेस होती है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। वैसे आपको सोलली देते हैं कि इंडिविजुअली पर्सन को देते हैं कि तुम डेटा सोर्स को कनेक्ट करो और जो रिक्वायरमेंट है वो दे दो, क्लाइंट को रिपोर्ट बना के दे दो। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो साल भर भी चलते हैं, 1-1 साल चलते हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है, मतलब डेटा माइग्रेशन से लेके पहले डेटा किसी एक सोर्स पे होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फिर पूरे सोर्स को एक जगह पे लाना, मतलब जिसमें मल्टीपल टीम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई डेटा टीम्स भी उस पर काम करेगी, फिर सीक्वल की टीम कुछ कुछ काम करेगी, देन स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर पावर बीआई वाले काम करेंगे। सो ऐसे में मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। मिड लेवल का या स्मॉल प्रोजेक्ट हो तो मोस्टली सोली दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल दिया जाता है। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट रहा तो फिर हो सकता है कि उसमें 2 पावर बीआई डेवलपर हो, एक आधा डेटा इंजीनियर हो, देन अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस, मतलब पाइथन रिलेटेड भी कुछ काम रहेगा तो पाइथन वाले भी रहेंगे। तो ऐसे ऐसे वो डिसाइड किया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट्स का काम शुरू करने से पहले कि कितनी टीम इस पे काम करेगी, कौन कौन करेगा, ऐसे डिसाइड होता है। देन वो प्रोजेक्ट पे वो टीम काम करना शुरू करती है। ओके सर। ठीक है, और कुछ डाउट? ठीक है, देन विल मीट टुमारो फॉर रो लेवल सिक्योरिटी। ओके, चलो फिर दिन, गुड नाइट, टेक केयर।